हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थोड़ी डिफरेंट बात करेंगे। आज हम कोई कंसेप्ट नहीं सीख रहे होंगे, ठीक है। आज हम ये नहीं सीख रहे होंगे कि एससीपीएम में आपको किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है, आईबीएस को किस तरीके से टैकल करना है। आज हम इन जनरल ये चीज़ देखेंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू लर्न। देखो, हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं, आप देखोगे किसी भी वीडियो में आप देखोगे टीचर्स, फैकल्टीज़, ठीक है, रैंकर्स आपको बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से कितने रिविजन्स करने हैं, ठीक है, कौन सा मटेरियल रेफ़र करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। वो लोग ये सारी चीज़ें बताते हैं। बट आपको एक्चुअल में कोई ये नहीं बताता है कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, आपको रिविजन किस तरीके से करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिकॉल किस तरीके से करना है, आंसर को कैसे लिखना है, ये आपको कोई नहीं बता रहा है। लर्न, हाउ टू लर्न, ये हमने कभी सीखा ही नहीं। हाउ टू लर्न ये हमें पता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और हम बस करे जा रहे हैं, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, चीज़ों को देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, रिविजन लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, बुक खोल के बस रीड करे जा रहे हैं चीज़ों को, बट ब्रेन में कुछ जा ही नहीं रहा है। जब एट द एंड ऑफ द डे आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठते हो तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है बिना सॉल्यूशन देखे। मॉक लिखने बैठते हो तो मॉक लिख ही नहीं पाते हो, हाथ ही नहीं चलते हैं आंसर लिखने के लिए। क्यों? आरटीपी खोल के सॉल्व करने में डर लग रहा है, डर लगता है कि आरटीपी यार मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये डर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिटाएंगे, और आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूँगी कि किस तरीके से आप आज इंडिपेंडेंस डे के दिन पर, ठीक है, ये मैंने 15 अगस्त को नोट बनाया है तो आप समझ लेना इंडिपेंडेंस डे ही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे के दिन आप किस तरीके से खुद को इस कांस्टेंट डर से फ्रीडम दिलवा सकते हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है। आप किसी भी रैंकर के रिवीजन वीडियोस देखते हो और रिवीजन स्ट्रैटेजीज देखते हो, किसी भी रैंकर के इंटरव्यूज़ देखते हो, या कोई भी टीचर आपको बताता है तो वो सिंपली कहते हैं कि भाई एटलीस्ट आप 3 रिविजन्स तो करो, ठीक है, 3 रिविजन्स करो। भाई कुछ लोग बताते हैं कि हमने 5 करी थी, 6 करी थी, 8 करी थी, ठीक है, 4 करी थी, कुछ कहते हैं हमने तो एक ही रिविजन करी थी। तो देखो, सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। आपको कुछ मेथड सुपरफिशियल लग सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, आपके सर के ऊपर से जा रही है चीज़। या कुछ आपको ऐसा लगता है कि यार हम 1 या 2 रिविजन्स ही हैंडल कर पाएंगे, मैं सारा सिलेबस इतने पार्ट में ही कवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि एक एवरेज टाइम पीरियड निकाला है विच इज़ 3 रिविजन्स, और इन 3 रिविजन्स को भी मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि आप किस तरीके से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अभी भी बहुत लोग होंगे जो अभी भी अपने फर्स्ट रिवीजन के ऊपर स्टक होंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप सारे क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट रिवीजन उठाते हो तो आप मैक्सिमम कंसेप्ट्स भूल चुके हो, आपको मैक्सिमम कंसेप्ट्स कुछ याद ही नहीं है। बहुत कम बच्चे होंगे जो एक्चुअल में ठीक चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है, उन्हें मैक्सिमम चीज़ें याद होगी। बट जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो अपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर जब बुक खोल के बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब उन्हें सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही पढ़नी पड़ रही हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट रिवीजन को रिवीजन नहीं बोला है, मैंने बोला है वी विल रीलर्न। हम अब चीज़ों को रीलर्न करेंगे, बिकॉज इनिशियल लर्निंग हम भूल चुके हैं। वी हैव टू टेक अ स्टेप फर्दर, और अब हम इन चीज़ों को रीलर्न करेंगे, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लर्न करेंगे। बिकॉज जब हम लेक्चर देख रहे थे तो हमारा मोटिव था कि लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, सब लेक्चर्स पे टिक हो जाए, हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए, 70, 80, 100, 120, 200, 300 घंटे की जितनी लेक्चर घंटे की क्लासेस हैं वो सब कंप्लीट हो जाएं। बट अब हमारा मोटिव होगा कि जो चीज़ें हैं वो मेरे ब्रेन के अंदर जाएं, तो अब हमें रीलर्न करना है। तो सबसे पहले 2 तरीके हैं रीलर्न करने के लिए। सबसे पहले होता है, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, कि आप रिवीजन लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। टीचर्स के मैराथन वीडियोस पढ़े होते हैं, ठीक है, टीचर्स के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, या फिर आप कह लो चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस पढ़ी होती हैं, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है और जो बहुत गलत है अगर आप करते आ रहे हो, पैसिव वॉचिंग एंड लर्निंग। मतलब आपने लेक्चर चला दिया है, आप सिर्फ उसको सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, ठीक है। बुक फॉर्मेलिटी के लिए खोल रखी है, बुक में भी कुछ मार्किंग्स नहीं चल रही हैं, ठीक है। सिर्फ बुक में आप देखते जा रहे हो, सीरीज वाइज की टीचर ने बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, और टीचर क्या बोल रहा है बस आप सुन रहे हो, आप उस चीज़ को एक्टिवली समझ नहीं रहे। एक्टिव चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं, एक्टिव रिवीजन आप किस तरीके से करोगे, रिवीजन लेक्चर्स को आप ब्रह्मास्त्र की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, पहले अपने नोट्स एक बार देख लो, ठीक है।
मतलब अगर आप डीटी रिवाइज कर रहे हो एंड लेट से आप डीटी में कैपिटल गेन वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, आपने पहला चैप्टर कैपिटल गेन उठाया रिवाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आप कैपिटल गेन में अपनी बुक में जाओ, जो भी फैकल्टी की बुक है या आपने खुद के नोट्स बनाए थे जब आपने फर्स्ट टाइम क्लासेस ली थी, वो नोट्स खोलो और नोट्स को गो थ्रू करो कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं। आप देखोगे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कवर है, कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कैसे कवर होते हैं, फिर आप ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देखोगे, ट्रांसफ़र सेक्शन 47 के कितने क्लॉजेज हैं, वो सारी चीज़ें देखो, ठीक है, अलग अलग एडजस्टमेंट्स जो हैं, एग्जेम्पशंस हैं, कब कैसे क्या ट्रांसफ़र माना जाएगा, ये देखो कि कौन कौन से कंसेप्ट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसके अंदर कवर्ड हैं जो मुझे रिवीजन लेक्चर से देख करके चलना। हो सकता है रिवीजन लेक्चर में 100% चीज़ें कवर हो सकता है 100% ना हो, 80% हो, तो वो चीज़ आपको वहाँ से क्लिक होगी कि भाई इस रिवीजन लेक्चर में 80% चीज़ें कवर्ड हैं, 20% पे मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। आप पहली बार अपने नोट से गो थ्रू चले गए, अब आप रिवीजन लेक्चर खोलो, प्ले करो, ठीक है। अब जैसे मान लो टीचर ने आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन समझाई, तो ये नहीं कि बस देख लिया हो गया, अब आप वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लो, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट का पॉज लो। ये 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना आपको लगेगा भी नहीं, ठीक है, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। 2 से 3 मिनट का पॉज लो और सोचो कि सर ने या मैम ने क्या बताया, कैपिटल एसेट के बारे में क्या बताया, क्या डेफिनेशन बताई उन्होंने, ठीक है। उस डेफिनेशन को अपने ब्रेन में दोहराओ, थोड़ा ठहराओ उस डेफिनेशन को अपने अंदर, एंड देन मूव फॉरवर्ड, फिर प्ले करो, आगे की चीज़ें देखो। हो सकता है आप 2-3 कंसेप्ट एक साथ देखो एंड देन उनको रिकॉल करो, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट ना जाओ, बट प्लीज़ पॉज इन बिटवीन द लेक्चर्स टू रिकॉल द थिंग्स, तब आप अपने ब्रेन को एक्टिव करवा रहे हो। अगर आप सिर्फ देखे जा रहे हो, सिर्फ देखे जा रहे हो, 1 घंटे का रिविजन लेक्चर आपने एक साथ देख दिया, वो भी 2x पर, ऐसे रिवीजन नहीं होता बॉस, ऐसे रिवीजन नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अपने दिमाग को भ्रम में डाल रहे हो कि भाई मैंने रिवीजन लेक्चर 2x पे 4 बार देख लिया, मेरा तो सॉलिड रिवीजन है, नहीं है सॉलिड रिवीजन। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि रिवीजन आपका हुआ ही नहीं है, आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1x पे देखो यार, 1x पे देखो, पॉज कर करके देखो, तभी तो चीज़ें दिमाग के अंदर जाएंगी। रिवीजन ही लेक्चर तो है, कोई 70-80 घंटे का तो कोर्स नहीं है ना, रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। आप अभी रीलर्न कर रहे हो चीज़ों को, आपको याद भी नहीं है आधी चीज़ें, दोबारा से सीख रहे हो, तो फिर टाइम दो चीज़ों को, पॉज करो, रिकॉल करो चीज़ों को, समझो उन्हें धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद जब आपने लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया, रिवीजन लेक्चर ऐसे पॉज कर करके एक बार गो थ्रू कर लिया पूरा लेक्चर, ठीक है, उसके बाद आप बुक खोल के तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करना मत चालू करो, ठीक है, या तुरंत से नोट्स पढ़ना मत चालू करो कि उसका रट्टा लगाने लग गए, नोट्स को रीड करने लग गए जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। अब आप बुक बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, जिसमें भी लेक्चर्स देख रहे थे वो डिवाइस बंद कर दो, एक खाली पन्ने की शीट लेकर आओ, ठीक है, एक वाइट पेपर की शीट लेकर आओ, या अपना रजिस्टर का कोई भी पन्ना ले लो और उसमें लिखो कि आपने पूरे रिवीजन में क्या सीखा, पूरे रिवीजन लेक्चर में क्या क्या बातें आपको ध्यान आ रही हैं। जो भी बातें ध्यान आ रही हैं उन सबको लिखो, जो भी ध्यान आ रहा है उस सब चीज़ को लिखो। जो चीज़ ध्यान नहीं आ रही है ना, वहाँ पे लिख दो नॉट रिमेंबर्ड, या कुछ भी साइन बना दो, अपने स्टार बना दिया या ऐसे करके कुछ भी साइन बना दिया कि ये चीज़ मुझे ध्यान नहीं आई, सर या मैम ने बताई थी वीडियो के अंदर बट मेरे को ध्यान नहीं आ रही है, ठीक है। उस ब्लैंक पेज पर आप ये लिखोगे, ठीक है, जो भी चीज़ आपको याद आ रही है उनको लिखो, जो चीज़ याद नहीं आ रही है उनको डिनोट करो किसी ना किसी साइन से, नॉट रिमेंबर NR से, स्टार से, क्वेश्चन मार्क से, किसी से भी। फिर उसके बाद अपने नोट्स ओपन करो, नोट्स या बुक ओपन करो, ठीक है, उन टॉपिक्स को जाकर देखो, जो आपने रिकॉल करा उनको चेक करो कि आपने ठीक रिकॉल किया, और जो रिकॉल नहीं कर पाए, ठीक है, जिनमें आपने जो आपको याद नहीं आए थे उनको पढ़ो, उनको याद करो, ठीक है, उनको समझो कि वो आपको याद क्यों नहीं आए थे, राइट। इसी को बोलते हैं रिकॉल टू रीड। अब आप रिकॉल टू रीड स्ट्रैटेजी पर जाना स्टार्ट कर रहे हो इसके बाद, ठीक है। आपको NR टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब नॉन रेजिडेंशियल टैक्स पे नहीं, ठीक है, NR मतलब नॉट रिमेंबर टॉपिक्स पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एक बारी में याद नहीं आए थे। अब आपको पता है जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो चांसेस आर कि ये वाली चीज़ें आपको शायद ना याद आ पाए, तो वो आपके पास मार्किंग्स होंगी। उसके बाद जब आपने ये सब कर लिया तो दोबारा से आप एक ब्लैंक शीट लेकर सारी चीज़ें समराइज़ कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपको कितने पॉइंट्स याद आए। अब अगर आप प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उसके बाद अब नाउ यू कैन जंप टू द क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो लिख कर। तो आप क्वेश्चन लिख कर सॉल्व जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में टिक मार्क करके, ठीक है, बुक के सॉल्यूशंस को देख के मत करो।
और भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो बच्चे करते हैं, ठीक है, जो मैंने भी की थी, ठीक है, वो ये होती है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन में फैक्ट्स गिवन है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ी, बस सरसरी निगाह देख ली और सॉल्यूशन पे डायरेक्ट निगाह हमारी सॉल्यूशन के ऊपर जा रही है। अब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं कि अच्छा सॉल्यूशन में ये किया, ओ ये एडजस्टमेंट है, अच्छा। अब फिर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ये कहाँ गिवन था, ओ अब देखा क्वेश्चन में, ओ क्वेश्चन में तो यहाँ गिवन था। मतलब सोचो कितनी मेस्ड अप लर्निंग स्ट्रैटेजी है ये, कि हम क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्वेश्चन क्या है, अपने ब्रेन से क्वेश्चन को समझवा ही नहीं रहे हैं। हमें एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन नहीं गिवन है कि आप सॉल्यूशन देख के अब आपको क्वेश्चन गेस करना है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं आ रहा है। आपको क्वेश्चन देखना है एंड उसका सॉल्यूशन बनाना है। तो आपके ब्रेन को आदत होनी चाहिए क्वेश्चन को देख के समझने की और फिर आंसर फ्रेम करने की। इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो। शुरू के 2-4 क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 4-5 घंटे लग जाएं, बट जैसे ही आपका ब्रेन उस फॉर्मेट में आ जाएगा, उस बोल सकते हैं उस चीज़ को, उस क्या बोलते हैं उसको, उस रेपो के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो एक स्पीड पकड़ लेगा। उसके बाद फिर आपका ब्रेन आराम से क्वेश्चन समझेगा और फिर आंसर फ्रेम करेगा। पहले क्वेश्चन फिर आंसर, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, पहले आंसर फिर क्वेश्चन नहीं। या फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ भी लिया अच्छे से तो आप खुद से नहीं ट्राई करते उसको सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा अब फटाफट से सॉल्यूशन देख लो, नहीं, लिखो यार, सॉल्यूशन को लिखो आप जितना लिख सकते हो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि जब आप आगे वाले रिविजन्स करोगे, सेकंड रिवीजन करोगे, थर्ड रिवीजन करोगे, एग्जाम से पहले वाला रिवीजन करोगे, उसमें आप नहीं लिख सकते, आई अंडरस्टैंड, बट आप क्या कर सकते हो, जब आपने पहले लिखा हुआ होगा वो प्रैक्टिस तो काम आएगी ना आपको एग्जाम में। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक तरीका आप रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हो, दूसरा आप रिवीजन लेक्चर्स के साथ साथ अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हैं या उसको और कंसाइज फॉर्म में चाहिए, या जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको खुद से लिखा हुआ जब वो खुद लिखते हैं, वो खुद नोट्स बनाते हैं, तो उनको तब चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, चीज़ें ज़्यादा रिकॉल हो पाती हैं। सो उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं, नोट्स किस तरह बनाने हैं ताकि आप एक्टिवली रिकॉल भी कर पाओ उनसे। सो एक स्ट्रैटेजी होती है कॉर्नेल नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी। सो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने ये मेथड डिज़ाइन किया था कि किस तरीके से आप नोट्स को बना सकते हो ताकि आप फ्यूचर में जाके उन नोट्स से चीज़ें रिकॉल कर सकते हो एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल पे फेमा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली रेगुलेशन है उनके ऊपर एक रिवीजन वीडियो डाली हुई है मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही थी कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसके इस तरीके से नोट्स बना दूँ कुछ मेजर चीज़ें लेकर, ठीक है, कि ताकि मुझे रिकॉल करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे मैंने बनाया, जैसे एक डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट करके है, तो मैंने डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट में जितने पॉइंट्स मुझे ध्यान आ रहे हैं, ठीक है, मैंने देखे उसके अंदर नोट, मतलब जो लॉ है उसके अंदर देखे मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैंने एक जगह लिख लिए। टाइमलाइन से रिलेटेड मैंने लिख लिए, नोट्स प्रिपेयर किए, एडवांस पेमेंट से रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों के मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब ये जब मैंने नोट्स प्रिपेयर किए तो ये मैं अपने लर्निंग के टाइम पे प्रिपेयर कर रही हूँ, राइट। जब मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ या मैं अपना रिवीजन लेक्चर देख रही हूँ, उस टाइम पर मैं ये नोट साथ साथ में प्रिपेयर करते चल रही हूँ। एक मेरे ब्रेन में जब आप इस स्टेज पे कर लेते हो ना, जब आप ये वाला स्टेज कवर कर लेते हो कि एक पेज पे आपने चीज़ों को कंसोलिडेट कर लिया, उसके बाद आप नोट्स आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने नोट्स बनाए, ठीक है। इस तरीके से आपका टाइटल होगा, यहाँ पे आप एक ब्रॉड हेडिंग लिखोगे और यहाँ पे आप मेजर पॉइंटर्स लिखोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। सो अब आप इन नोट्स से रिवाइज कैसे करोगे? सो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला अपना राइट साइड वाला एरिया छुपा लेना है, ये वाला एरिया सारा छुपा लेना है। एंड नाउ यू हैव टू रिकॉल कि डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स में आपको क्या पॉइंट याद आ रहे हैं कि EDF फॉर्म होता है, उसके अंदर मुझे फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दिखानी होती है। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है थ्रू EDI पोर्ट तो मेरा जो शिपिंग बिल है वही EDF माना जाता है। ये मुझे सबमिट करना होता है डेट ऑफ शिपमेंट के टाइम पे, गुड्स के केस है। अगर सर्विसेज का केस है तो जिस मंथ में मेरा इन्वॉइस रेज हुआ है उसके एंड से 30 डेज़ के अंदर मुझे अपना EDF जमा कराना होता है। मैं कंसोलिडेटेड EDF भी जमा कर सकती हूँ अगर मैंने कई सारे वेंडर्स हो या कई सारे कई सारे लोगों को एक्सपोर्ट किया है, कई सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। टाइमलाइन ऑफ पेमेंट की, अगर मेरा सेटलमेंट INR में है तो मुझे 18 मंथ्स का टाइम लगेगा, टाइम लिमिट अप्लाई होगा। अगर अदर देन INR है, मतलब फॉरेन करेंसी में मेरा सेटलमेंट है या इन्वॉइस में जो अमाउंट लिखी है वो फॉरेन करेंसी में है, तो मुझे 15 मंथ्स का टाइम लगेगा
15 मंथ्स की टाइम लिमिट होगी फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट या फिर डेट ऑफ सेल फ्रॉम द वेयर हाउस, ठीक है, अगर वेयर हाउस का केस है। बट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के केस में वो टाइम लिमिट क्या होगी, एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ठीक है। ऐसे करके आप सारी चीज़ें रिकॉल करोगे। अब जो आपको याद नहीं आया, जैसे मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे ये वाला पॉइंट याद नहीं आया था, रिकॉल नहीं हो पाया था कि सेटलमेंट अगर INR में है तो 18 मंथ्स में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। जैसे एडवांस पेमेंट के केस में मुझे ये याद नहीं आया कि इंटरेस्ट ऑन डिले भी होता है, अगर डिले हो गया है पेमेंट रिपैट्रिएट करने में या पे करने में, तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो ट्रेड क्रेडिट के अंदर दी हुई है उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप ये चीज़ करोगे तो अब आपको पता है कि नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स देखने हैं, ये जो 2 3 4 जितने हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके होंगे उनको आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि क्या आपको ये याद आए, या कोई ऐसा तो नहीं कि ये याद आ गया कोई और भूल गए तो उसको वहाँ हाईलाइट कर लो। इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हो, ठीक है। ये आपकी कॉर्नल नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी होती है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप अब रिकॉल स्टेज पर अच्छे से आ चुके हो कि अब आप रिकॉल टू रीड पे जाते हो, रीड टू रिकॉल पे नहीं जाते। रिकॉल टू रीड और रीड टू रिकॉल में क्या अंतर है कि आप पहले पढ़ रहे हो, अब फिर जो है सोच रहे हैं कि अच्छा ये होगा, नहीं, आपको पहले सोचना है कि क्या कंसेप्ट के अंदर है, फिर रीड करना है कि हाँ जो मैंने सोचा हाँ वो सही है, तब आप जाके एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल कर रहे होंगे, ठीक है। जब आपका सेकंड रिवीजन आएगा, अब आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया, आपने डिटेल में चीज़ें सीख ली हैं, जितना टाइम आप फर्स्ट रिवीजन के अंदर दे सकते हो उतना टाइम दो। फर्स्ट रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली क्वांटिटी ऑफ रिविजन्स के ऊपर जाते हैं कि भाई 4 6 5 6 रिविजन्स कर देने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिविजन की क्वालिटी क्या है। मेरा मानना है कि आपने अगर क्वालिटी के साथ 2 रिविजन्स भी कर लिए वो मोर देन इनफ है। 3 रिविजन्स तो बेस्ट है। थर्ड रिविजन में बताऊंगी कि वो क्या है मेरी नज़र में थर्ड रिविजन, ठीक है। बट सेकंड रिविजन पे अगर हम बात करें तो सेकंड रिविजन क्या है, हम रिकॉल टू रीड पे तो हैं ही, अब हम राइट स्टेज पर और भी ज़्यादा एम्फेसिस देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब रिकॉल टू रीड के लिए हमने यहाँ पर कॉर्नल नोट स्ट्रैटेजी बनाई, कॉर्नल नोट मेथड बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक 1 पेजर रिकॉल समरी बनाएंगे हमारे सेकंड रिवीजन के टाइम पे। हम सेकंड रिवीजन के टाइम पे क्या करेंगे, हम सेम ही चीज़ लेंगे हम सिर्फ इसमें से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, हम इसको ये नंबर देंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि अपनी किसी बहन को, भाई को, मम्मी को, पापा को ये बोल सकते हो कि अगर ये 6 टॉपिक हैं तो आप मुझे 1 to 6 में से कोई भी रैंडम नंबर बोल के दो। तो लेट सपोज उन्होंने 4 नंबर बोला, तो आप देखो 4th नंबर पे क्या है, एक्सपोर्ट नॉट मटीरियलाइज्ड, कि अगर एक्सपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हुआ है तो फेमा के अंदर क्या लिखा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फेमा के अंदर लिखा है कि अगर आपका एक्सपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हुआ है तो जब भी आप आगे चल के एडवांस रिसीट में एडवांस में एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पहले सारा पेमेंट एडवांस में, पार्ट पेमेंट नहीं फुल पेमेंट मंगाना है प्लस गारंटी के साथ, ठीक है। मतलब गारंटी कौन सी, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वाली गारंटी आपको लेके आनी है। अब जैसे मुझे ये आईलॉक वाली कंडीशन याद नहीं आई, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये हमने हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिकॉल करना है। फिर आपने दूसरा नंबर जनरेट करवाया, लेट सपोज उन्होंने थर्ड नंबर बोल दिया, ठीक है, तो उसका पॉइंट आप खुद से रिकॉल करो। उस सिनेरियो में जो 1 पेजर रिकॉल समरी होगी ये पार्ट होगा ही नहीं, सिर्फ ये होगा, वो भी बहुत शॉर्ट में, और नंबर लिखा हुआ होगा 1 2 3 ऐसे करके। अरे चाचा क्या हो गया, राइट, ये चीज़ होगी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप ये सीरियल नंबर में रैंडमली जाओ, हम सीरीज़ में भी तो चल सकते हैं, जैसे हम सीरीज़ में याद कर रहे थे यार डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट टाइम में, मैं बार बार इसी को दोहरा लेती हूँ, क्या दिक्कत है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाती हूँ। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि कुछ बेसबॉल प्लेयर्स को लिया गया था, ठीक है। बेसबॉल प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाई जा रही थी एक गेम से पहले, ठीक है। उसमें बेसबॉल प्लेयर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब जाहिर सी बात ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्या करा, उनको 3 तरीके की बॉल्स होती हैं, ठीक है, 3 टाइप की बॉल, जैसे हमारे क्रिकेट में स्विंग बॉल्स और इस टाइप की बॉल होती है ना, तो वैसे ही इसमें बेसबॉल में भी अलग अलग तरीके की बॉल फेंकने की टेक्निक होती है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरीके की बॉल की प्रैक्टिस करवाई, जिसमें इनका मेन एम था कि टाइप 3 वाली जो कर्व बॉल है वो बेस्ट तरीके से फेंकनी हो। मतलब जैसे कर्व बॉल में क्या होगा कि जैसे नॉर्मली अगर बॉल थ्रो करेंगे तो सीधी जाएगी, बट कर्व बॉल ऐसे साइड से होकर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है,
प्लेयर्स को, बैटर्स को, बैटर ही बोलते हैं शायद बेसबॉल में भी। तो ग्रुप 1 वाले लोगों को हर बॉल को 15 टाइम्स एक के बाद बोला गया कि भाई टाइप 1 आप पहले टाइप 1 बॉल प्रैक्टिस करो 15 टाइम्स। तो उनको टाइप 1 की बॉल 15 बार एक साथ आई, ठीक है। फिर टाइप 2 की बॉल उन्हें 15 बार एक बारी में, सिर्फ टाइप 2 की बॉल आई 15 टाइम्स। देन टाइप 3 वाली बॉल आई 15 टाइम्स। ग्रुप 1 वालों को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम टाइप 3 कर्व बॉल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि भाई हमने 15 बॉल एक साथ 15 बॉल को एक साथ जो है हिट किया है। सो अब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। वहीं ग्रुप 2 के साथ उन लोगों ने क्या किया, उनको रैंडमली बॉल्स थ्रो की। मतलब उनको रैंडमली, ये इस तरीके से नहीं कि बॉल 1 आपको 15 बार आएगी, फिर बॉल 2 की बारी आएगी, फिर बॉल 3 की बारी, नहीं। उन्होंने कैसे भी, पहले बॉल 1 आ गई, देन बॉल 3 आ गई, फिर बॉल 2 आ गई, फिर बॉल 2 दोबारा आ गई, बॉल 1 आ गई, बॉल 3, मतलब इस तरीके से कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर अलग अलग रैंडम उसमें बॉल्स थ्रो की, ठीक है। 45 टाइम्स बॉल्स को थ्रो किया गया रैंडम ऑर्डर में, कोई भी परफेक्ट ऑर्डर नहीं था। तो जब ये प्रैक्टिस सेशन हुआ उसके बाद लोगों से पूछा गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले लोगों से, तो लोगों ने बोला, ग्रुप 1 वाले लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम टाइप 3 की बॉल अब आ जाए, कैसी भी बॉल आ जाए, हम बहुत तगड़े तरीके से उसको हिट कर पाएंगे। बट ग्रुप 2 वाले लोग थे कि हम ये नहीं कह सकते कि हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में हमने परफेक्ट मास्टरी कर ली है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉल आ जाए, वी नो कि उसको टैकल कैसे करना है, कि हम किस तरीके से उसको हिट कर सकते हैं। हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हाँ हमने मास्टरी कर ली है एक टाइप की बॉल हिट करने में, ठीक है, ऐसा उनका कहना था। फिर जब एक्चुअल में टेस्ट हुआ तो टेस्ट के टाइम पे पता चला, जब एक्चुअल में मैच हुआ बेसिकली, कि ग्रुप 2 वाले लोगों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ग्रुप 1 वालों ने कम अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल में गेम हो रहा था तो ऐसा तो है नहीं ना कि टाइप सिर्फ पहले पाँच जो बॉल्स होंगी वो टाइप 1 की आएंगी, फिर टाइप 2 की आएंगी, टाइप 3 की आएंगी, वो तो किसी भी रैंडम ऑर्डर में आएंगी। वो तो प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी बॉल आ रही है, टाइप 3 आ रही है, टाइप 2 आ रही है, टाइप 1 आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। उस चीज़ से ग्रुप 2 ट्रेंड था, ग्रुप 1 ट्रेंड नहीं था। ग्रुप 1 ने अपने ब्रेन में पैटर्न्स बनाए हुए थे कि भाई टाइप 1 की बॉल किस तरीके कैसी है, तो अब मुझे टाइप 1 की बॉल हिट करनी है। तो उसने वो पैटर्न बना लिया, उसका माइंडसेट ये था कि अब अगली बॉल भी टाइप 1 की ही आएगी, तो मुझे कैसे हिट करनी है। बट ग्रुप 2 के साथ क्या था, उन्होंने पहली बॉल हिट की टाइप 1, अब उन्हें नहीं पता कि सेकेंड बॉल कौन सी आएगी। उनके पास एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम है, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम का पीरियड है, मे बी मिली सेकेंड्स का। जब प्लेयर बॉल थ्रो करेगा, जो इसमें बॉलर्स को कहा जाता होगा, पिचर शायद कहा जाता है, जब पिचर बॉल थ्रो करेगा तो बॉल थ्रो करने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो है बैट जो कर रहा है वो जान पाएगा कि कौन सी तरीके की बॉल आ रही है। तो वो मिली सेकेंड्स में अपनी फॉर्मेशन को एडजस्ट करना, वो स्किल किसने सीखा? ग्रुप 2 ने, ठीक है। सो यही चीज़ है जब आप नोट से एक रट्टा मार रहे हो, ठीक है, आप एक सीरीज़ में चीज़ें याद कर रहे हो। ऑडिट में भी आपने देखा होगा, आप सुबह उठ के बुक खोलते हो, ठीक है, और आप एक सीरीज़ में चैप्टर को रीड करना, उसका पाठ करना शुरू कर देते हो, आप चैप्टर का पाठ कर रहे होते हैं, ठीक है, एक बार जो है रीड करे जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक सीरीज़ में बस आपके ब्रेन में चीज़ें जा रही हैं, आप रिकॉल नहीं कर रहे। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा है नहीं ना कि भाई कि इसी सीरीज़ में टॉपिक्स पूछे जाएंगे। भाई कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी आ सकता है। तो इस रैंडमनेस के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। सो इसीलिए ये मेन हेडिंग्स का रैंडम गेम आपको खेलना पड़ेगा। इससे और क्या होगा, वीक पॉइंट्स आपके और सॉलिडिफाई हो जाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपकी क्या वीक पॉइंट्स और आप उन पर काम कर सकते हो, राइट। आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा आपका थर्ड रिवीजन, जिसको मैंने नाम दिया है स्ट्रेस टेस्ट। अब आपको अपने आप को स्ट्रेस के अंदर टेस्ट करना है, यही है गेम चेंजर। अब आपको क्या करना है, सारे सिलेबस को, ठीक है, मैक्स 3 to 4 डेज में कवर करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो भी आप काम करोगे वो इस माइंडसेट के साथ काम करोगे कि अब मेरा एग्ज़ाम आ चुका है, अब अगर मुझे FR रिवाइज करना है, FR को चलो छोड़ो, अगर अब मुझे EFM रिवाइज करना है तो सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर मुझे करना ही करना पड़ेगा, इवन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मुझे ये चीज़ करनी है 3 से 4 दिन के अंदर। जब आप इस स्ट्रेस में खुद को डालोगे तब आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के वो 1.5 डेज़ में किस तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मतलब ये लग रहा है कि मुझे ये उस टाइम पे देखने पड़ेंगे, इनको पहले कवर करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को बाद में कवर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आप ये 3 to 4 डेज़ का खुद को स्ट्रेस दोगे उस टाइम पे। और फिर उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है फुल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के अंदर, पूरा एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट बनाओ, उसके अंदर मॉक टेस्ट दो। बहुत लोग कहते हैं कि
एग्ज़ाम से पहले थर्ड रिवीजन के टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कब देने चाहिए, सेकंड रिवीजन के टाइम पे अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप वैसे ही आपको लगेगा कि आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे दे दिया तो वैसे ही डब्बा गुल, आधी चीज़ें आपको पता ही नहीं होंगी, ठीक है। तो वैसे ही सारा मोरल डाउन और शायद पता नहीं आप रिवीजन 2 पे पहुँचो ही ना पहुँचो, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट टाइम है थर्ड रिवीजन, जब आप खुद को उस स्ट्रेस के अंदर डालोगे, ताकि आप अपने आप को ढाल रहे हो उन 3 घंटों के लिए जो आप एग्ज़ाम के अंदर बिताने वाले हो, कि किस तरीके से उन 3 घंटों में आपको चीज़ों को टैकल करना है। अगर कोई भी गंदा क्वेश्चन आ गया तो उससे आप खुद को कैसे संभालोगे, ठीक है। वो आप मॉक टेस्ट आपको वो प्रिपरेशन करवा करके देगा। जब आप ये कर लोगे, आपको अपना मॉक टेस्ट भी खुद इवैल्यूएट करना है, एक गंदा सा टीचर बन के, एक स्ट्रिक्ट टीचर बन के जो सारी की सारी सिर्फ गलतियां ही निकालता है, ठीक है, बहुत गंदी चेकिंग करता है, वो बच्चे को पास होने नहीं देना चाहता। अगर ये इवैल्यूएशन के बाद अगर आप ऑलमोस्ट 50 to 60 में स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, 50 to 60 में स्कोर कर पा रहे हो, तो आप आराम से एग्ज़ाम के अंदर 40 to 60 की रेंज में बहुत आराम से स्कोर कर पाओगे। 40 to 70 भी जा सकते हो इवन, अगर आपने और भी ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो मतलब आप समझो कि अगर आपने मॉक में अच्छा स्कोर कर लिया तो 40 to 60 के बीच में आपके नंबर आने ही आने हैं। बट मॉक में ढंग से मॉक देना पड़ेगा, मॉक को ढंग से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। और यही वीकनेस को आइडेंटिफाई करना गेम चेंजर है। अब आप गेम चेंजर बन जाओगे। ऐसा क्यों? बहुत बच्चों को ना सिर्फ ये पता होता है क्या मुझे डीटी हार्ड लगता है, मुझे एएफएम नहीं पसंद, मुझे एएफएम बहुत हार्ड लगता है, मेरे से ऑडिट नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, मुझे आईडीटी बहुत गंदा सब्जेक्ट लगता है, मुझे एफआर बहुत टफ लगता है, ठीक है, मुझे आईबीएस में तो कुछ बनता ही नहीं है। लोग इस तरीके से बात करते हैं। बट जब आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करोगे ना, ये सारी चीज़ें करके, तब आप बोल पाओगे यार मेरे को एफआर में कंसोलिडेशन अच्छे से नहीं आता, कंसोलिडेशन में भी मुझे वो एनसीआई वाली एक एडजस्टमेंट है वो नहीं आती, एक मुझे वो शेयर एडजस्ट करने वाला एक होता है जब कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, वो मेरे को ढंग से नहीं आता। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवाइज कर रहे होगे ना, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दे रहे होगे कि वो एनसीआई वाला एडजस्टमेंट एक बार देख लूँ, ठीक है, वो शेयर के लिए कैसे कैलकुलेट करना है वो एक बार देख लूँ। दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड वर्क ऑन देम। जब आपको अपनी वीकनेस ही नहीं पता तो आप उसमें स्ट्रेंथ कैसे गेन करोगे? अगर आपको अपनी वीकनेस पता है तो आप उस पर वर्क कर सकते हो और उसको स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपको वीकनेस ही नहीं पता स्पेसिफिक, तो आप उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे? वो तो आप उस वीकनेस से डरोगे, क्योंकि आप उस वीकनेस की तरफ जा ही नहीं रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। जब आप उस वीकनेस को समझ जाओगे, खुद को समझ जाओगे कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ वीक हो, किस चीज़ पे आपको वर्क करना है, यू विल बिकम अ गेम चेंजर। और वही चीज़ है जो आपको रिपीटेड फेल्ड अटेम्प्ट से एक सक्सेसफुल रिजल्ट ला करके देगी, या फिर आप रैंक स्कोर करोगे। स्ट्रेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन तीनों रिविजन्स का। बाकी सब रिविजन्स पानी हो जाएंगी अगर आपने ये नहीं किया, क्योंकि ये आप कब कर रहे होंगे? जब आप एक एक्चुअल में अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, ये चीज़ आप तब कर रहे होगे, और तब ये करना बहुत ही रिस्की है बॉस, बहुत रिस्की है, राइट। जब अब आपने थर्ड रिवीजन कर लिया, स्ट्रेस दे लिया, खुद को इवैल्यूएट कर लिया, वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, वीकनेस को मार्क करके चल लिया कि भाई अब मुझे एग्जाम में जो 1.5 दिन है ना उसके अंदर इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। नाउ बॉस, योर 3 साइकिल्स ऑफ रिविजन आर कंप्लीट। अब जाके आपकी रिविजन की साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं। डू नॉट, आई अर्ज यू, डू नॉट एम फॉर मोर क्वांटिटी ऑफ रिविजन्स, डू नॉट एम फॉर इट, एम फॉर द क्वालिटी ऑफ रिविजन्स। अपनी क्वालिटी पर ध्यान दो कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो किस क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हो, कौन से टॉपिक्स आप कितनी क्वालिटी के साथ कवर कर रहे हो। मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर आपने 70% सिलेबस भी कवर कर लिया विद क्वालिटी, कि आप 70% सिलेबस पे शॉर्ट आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे पता है डीटी का आपने 70% इस तरीके से कवर किया हुआ है कि भाई इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन जाए मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करना है। आप अहेड हो उन सारे बच्चों से जो 100% भी सिलेबस कवर करके जा रहे हैं, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इवन ऑन 20% ऑफ द सिलेबस दैट दे हैव कवर्ड। सो वो एज कहाँ से आएगी? रिविजन को ढंग से करने में, जो ये रीलर्निंग वाला फेज़ है इसको ढंग से करने में। अब आपका बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हम तो, अब तो देखो अगस्त आ गया, नवंबर में हमारा पेपर है, हम तो अभी सेकंड रिवीजन पे हैं, हम तो थर्ड रिवीजन पर कर रहे हैं, हम कैसे कवर करेंगे? सो भाई अगर आपको लगता है कि आपने जो रिवीजन किया है वो इस क्वालिटी के साथ किया है, एक क्वालिटी के साथ किया है, सो आप आगे के स्टेप्स फॉलो कर सकते हो।
बट अगर आपको लगता है कि आपका रिविजन क्वालिटी नहीं हुआ है, आपने सिर्फ खाना पूर्ति की है, आपने सिर्फ रिविजन लेक्चर्स सिर्फ चला करके बैठ गए हो, बुक खोल करके बैठ गए हो, बुक में कुछ भी मार्किंग्स नहीं करी, बुक में एक्टिव रिकॉल से चीज़ें नहीं पढ़ी, लेक्चर को एक्टिव तरीके से नहीं देखा है, तो बॉस आप अभी भी फर्स्ट साइकिल पर ही हो। इट्स द रियलिटी। मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करी, मैं कोई भी आपके साथ सुपरफिशियल बहाने नहीं बना रही हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ भी फालतू का गाइड नहीं कर रही हूँ, फालतू का मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू रियलिटी चेक कि मैक्सिमम बच्चे यहीं बैठे होंगे, मैक्सिमम बच्चे डर रहे होंगे आरटीपी अटेम्प्ट करने में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे डर रहे होंगे कि आरटीपी खोल के भी देखो मुझे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, कोई मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखने में उनकी हालत ख़राब हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन वो देख रहे होंगे, क्वेश्चन कोई बन ही नहीं रहा होगा, सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, डर लग रहा होगा कि यार मुझसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चों का ये हाल होगा। तो वो हाल क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट एमिंग फॉर क्वालिटी माई फ्रेंड, यू आर नॉट एमिंग फॉर क्वालिटी। प्लीज़ एम फॉर क्वालिटी, ठीक है। आप क्वालिटी को एम करो, यू विल डू फार बेटर देन एनी वन एल्स, ठीक है। सो ये था हमारा, ठीक है। अब हमने ये रिवीजन वाला कवर कर लिया, नोट्स मैंने आपको बता दिया, रिकॉल किस तरीके से करना है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आंसर किस तरीके से लिखना है। प्लीज़ प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप किसी भी रिवीजन साइकिल में और अभी तक आपने अपने आंसर्स लिखे नहीं हैं, प्लीज़ अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर दो। जब तक आप आंसर्स को नहीं लिखोगे आपको पता नहीं है कि आप फ्रेम किस तरीके से कर रहे हो। अगर ऑडिट में कोई थियोरी क्वेश्चन आया, मतलब ऑडिट में तो क्या थियोरी क्वेश्चन ही आता है, ये कैसा वीक सा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ऑडिट में अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको आप अपना आंसर कैसे फ्रेम करोगे वो देखो ना, आईसीएआई ने किस तरीके से फ्रेम किया है, दैट इज़ वन थिंग। आपको वो फॉर्मेट तो फॉलो करना है, बट आप किस तरीके से फ्रेम करो, आपके ब्रेन में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं वो कैसे लिखोगे, समझोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं। अगर डायरेक्ट टेक्स्ट में कोई एडजस्टमेंट आ रही है उसको किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। एफआर में कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, एएफएम में किस तरीके से अप्रोच करना है, आईडीटी में किस तरीके से अप्रोच करना है, आईबीएस के अंदर अगर केस स्टडी में कोई अलग सा कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, वो कैसे पता चलेगा? लिख के कर लो यार, एक ही बार है, एक ही बार करनी है ये सारी चीज़ें। ये रिविजन्स अब कंप्लीट होंगे आपके। क्वालिटी के लिए एम करो, क्वालिटी के लिए। आप टीचर से, जब टीचर पढ़ाता है तो आप क्वालिटी एम करते हो, राइट। सो आप अपनी पढ़ाई में क्यों क्वालिटी एम नहीं कर रहे हो? वाई आर यू एमिंग फॉर क्वांटिटी? प्लीज़ एम फॉर क्वालिटी। मैं नहीं कह रही, देखो बहुत लोग बोलेंगे कि आप 4 रिविजन्स करो, 5 रिविजन्स करो, जितने ज़्यादा रिविजन्स करोगे उतना अच्छा होगा। आई अग्री कि जितने ज़्यादा रिविजन्स करोगे उतना अच्छा होगा, प्रोवाइडेड दैट, बट यहाँ पर एक इम्प्लिसिट कंडीशन है जो कोई नहीं बताता, कि आपने जो हर रिविजन किया है वो एक क्वालिटी रिविजन होना चाहिए, एक क्वालिटी के साथ आपने रिवाइज की होनी चाहिए चीज़ें। बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस वास्ट सिलेबस, बीइंग अ सीए स्टूडेंट जहाँ पर इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, आपके लिए 3 रिविजन्स क्वालिटी के साथ करना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। जो बच्चे कर पा रहे हैं 5-6 रिविजन्स, वेल एंड गुड भाई, आप लोग कंटिन्यू करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, आप ट्राई करके देखो ना ये मेथड। हो सकता है आप फर्स्ट रिविजन ही दोबारा कर रहे होगे, प्लीज़ एक बार यही पूरी करके देख लो, एटलीस्ट फॉर 70% सिलेबस, एटलीस्ट फॉर 80% सिलेबस। अगर 100% भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप चीज़ क्वालिटी के साथ कवर करोगे, बेटर है कवर करना। आपको कम से कम याद तो नहीं है चीज़ें, सिर्फ कवर कर रहे हो, आपको कुछ याद आ नहीं रहा, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं, एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उससे तो बेटर है ना कि आप यहीं पे थोड़ा और टाइम दो, और गलतियाँ करो और सीखो। सो दिस इज़ इट, यही मुझे आपको बताना था कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सब लोग आपको बताते हैं कि कितने रिवीजन करने हैं, कौन सी बुक रेफ़र करनी है, कौन सा मटेरियल रेफ़र करना है, कौन से फैकल्टीज़ की वीडियो देखनी है, सारी चीज़ें बताता है, बट कोई एक्चुअल में ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू एक्चुअली लर्न, हाउ टू एक्चुअली रिवाइज, कैसे करूँ मैं। सो दिस इज़ योर आंसर टू दैट। सो आज की वीडियो में इतना इनफ है। लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो जहाँ पर हम कोई अच्छी सी चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे, या तो कोई कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, या इसी टाइप की कोई बात हम कर रहे होंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।